अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है और ये झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। मोदी सरकार को बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल होगी, यह खबर इस वक्त आ रही है। और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला यानी सुना दिया है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाने और तय समय से पहले आहत करने के संबंध में ये फैसला सुनाया गया। सीधे अहमद अजीम हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अजीम, क्या फैसला है, क्या कुछ हुआ है, बताइए। सही, देखिए ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत बड़ा फैसला और बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर ने जो समय से पहले सेशन बुलाया था वो बिल्कुल असंवैधानिक था। जो उसके लिए मैसेज दिया गया था सेशन, उसका जो प्रोसीजर अपनाया गया था गवर्नर के द्वारा, वो जो है वो गलत था। और आखिरकार कोर्ट ने ये कहा कि उस फैसले के बाद जो वहां पर सेशन बुलाया गया था और उसमें जो फैसले लिए गए थे वो सब जो है खारिज किए जाते हैं, वो सब असंवैधानिक थे। तो कुल मिलाकर जो असेंबली सेशन बुलाया गया स्पेशल और उसके बाद वहां पर एक तरह से कांग्रेस की सरकार हट गई थी, वो उस पूरे फैसले को ही कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। और इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार वापस आ जाएगी। जी, ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आपने दी है अजीम। और अगर कांग्रेस की सरकार वापस आएगी तो अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि जो 15/12/2015 के पहले की स्थिति थी वो स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। यानी उससे पहले जो है वहां पर जो स्थिति थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस फॉर्म में गवर्नमेंट वहां पर चल रही थी, उसी फॉर्म में जो है वापस जो है वहां पर सरकार बन जाएगी। जी। और जो कांग्रेस के असंतुष्ट थे, अगर उनको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखें अजीम हम, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बहाल होने में कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं, देखिए अभी तक जो ऑपरेटिव पोर्शन है उसके हिसाब से कोर्ट ने पूरे फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। और क्या उन असंतुष्ट विधायकों की तरफ से भी जो इसमें याचिका आई थी उस सब पर भी क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, वो एक डिटेल्ड ऑर्डर होगा, उसमें वो सारी चीजें निकल के सामने आई। लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट ने दो टूक कह दिया है, जो अपने पॉइंट वाइज ऑपरेटिव पोर्शन अपने जजमेंट का सुनाया है उसमें साफ कह दिया है कि जो भी सेशन बुलाया गया था वहां पर वो गलत था। और उसके और 15/12 के पहले जो भी स्थिति थी अरुणाचल असेंबली के अंदर, वो स्थिति दोबारा से बरकरार की जाए। अजीम, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अदालत ने राज्यपाल के पास जो ताकत होती है, जो शक्तियां होती हैं, जो वो अपने विवेक के से फैसले लेते हैं, कोई टिप्पणी की है कहीं पर कुछ? देखिए, वो टिप्पणी बिल्कुल की होगी, उस बहुत ही विस्तृत जजमेंट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, ये 5 जजों की जो खंडपीठ है उसने इस फैसले को दिया है और ये मेजॉरिटी जजमेंट है। और चूंकि कोर्ट जो ओपन कोर्ट है उसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन सुनाया गया, यानी जो उसका सबसे मुख्य पार्ट होता है जजमेंट का, जो फाइनल डिसीजन होता है, सिर्फ वो उसमें सुनाया है कोर्ट ने ओपन कोर्ट में। बाकी जो है डिटेल जजमेंट के अंदर जो कमेंट और टिप्पणियां होंगी वो सारी चीजें दी होंगी और जाहिर सी बात है जब डिटेल ऑर्डर पढ़ा जाएगा तो उसमें वो सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। जी अजीम, थोड़ा सा अगर हम अलग हटकर आपसे बात करें इस फैसले के मद्देनजर, तो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वो हमने देखा और अब एक बार फिर से अरुणाचल भी उसी राह पर चल रहा है। तो क्या ये जो फैसला आज आया है सर्वोच्च अदालत का, इसका असर न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर बल्कि अन्य राज्यों पर भी होगा अगर इस तरह की स्थितियां आती हैं तो? बिल्कुल, देखिए ये जो जजमेंट आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक संवैधानिक पीठ का फैसला है और इसके अंदर जो ये फैसला है एक तरह से ये कानून होगा। इसमें पिछले जो SR बोम्मई का जजमेंट है और जो इस तरह के तमाम इश्यूज रहे हैं उन सब का हवाला दिया गया होगा। और जाहिर सी बात है अब इस फैसले को आधार मानकर दूसरी और जगहों पर अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई स्थिति आती है तो इस फैसले को आधार माना जाएगा और इसको एक तरह से नजीर समझा जाएगा, कानून समझा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो है स्थिति हुई थी और उसके बाद वहां सरकार हटी थी, उसके बाद ये पूरा मामला अदालत में आया था। जी, ये एक और अजीम महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ देर बने रहें, अपने दर्शकों को हम पूरी खबर बता दें, उसके बाद और आपसे बात करेंगे। तो
उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यह है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे तय समय से पहले करने के संबंध में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे लेकर दायर की गई याचिका पर यह बड़ा फैसला अदालत का यहां पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है। 16 दिसंबर 2015 को जो स्थिति थी, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार थी, वही स्थिति बहाल करने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये अब तय हो चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर इसे हम एक बार फिर से आपसे अजीम समझना चाहें और इस लिहाज से समझना चाहें कि कैसे कांग्रेस की सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्यपाल शासन लगाया गया था, और फिर से अब उसकी बहाली किस तरह से हो रही है? कि राज्यपाल ने जो जेपी राजखोवा ने जो समय से पहले असेंबली सेशन बुलाया था, उस सेशन बुलाने को की जो पूरी प्रक्रिया थी और राज्यपाल का जो पूरे ये शक्तियां हैं उस सब के ऊपर अपना फैसला दिया और कहा कि उनको जो है उनका ये फैसला असंवैधानिक था, उसको बुलाने का फैसला असंवैधानिक था। इसलिए उससे पहले की उस सेशन के अंदर जो भी फैसले लिए गए, इसलिए वो फैसले भी गलत थे, उनका कोई आधार नहीं था। और साथ ही साथ जो चूंकि फैसला पूरा असंवैधानिक था, इसलिए उससे पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति दोबारा से अरुणाचल में कायम होगी। मतलब साफ हुआ कि उससे पहले चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी, भले ही उसमें कुछ असंतुष्ट विधायक रहे हों, लेकिन सरकार वापस वहां पर कानून के मद्देनजर कांग्रेस की बन जाएगी। अजीम, ये आपने इसे नजीर बताया था और ये कहा था कि ये एक उदाहरण साबित होगा, इसका उदाहरण दिया जाएगा। 5 जजेस की ये बेंच है, इसको अगर हम देखें तो कानूनी तौर पर ये कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो उन्हें हम किस तरह से आगे देख सकते हैं ऐसी स्थितियों में। अजीम सईद, हमारे साथ विवेक तनखा जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से वकील भी थे और इस वक्त सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक तनखा जी, ये जो पूरा फैसला है एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बता सकते हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे क्या कुछ है पॉइंट वाइज? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का मैसेज, डायरेक्शन सब क्वॉश कर दिया है, स्टेटस को एंटी रिस्टोर कर दिया है। जो स्थिति 15 दिसंबर की थी वो रिस्टोर होगी। उस दिन टोकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद जो एक संसदीय प्रणाली से जो चीजें होती हैं उसके बाद होंगी। तो मतलब ये है कि जो असंतुष्ट विधायक थे या जो भी उस वक्त स्थिति थी वो ऐसी ही जो है स्थिति फिर से वहां पर 15 दिसंबर की स्थिति रिस्टोर हो गई है। इसमें कोई कानूनी अड़चन या किसी तरह का कोई वो हमको नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने सुनने के बाद ये फैसला दिया है, सब पार्टीज को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब कब तक जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी? अब आज फैसला हुआ है, आप रुक जाइए एक आध दिन। ठीक है, और कुछ कमेंट, कुछ ऑब्जर्वेशन कोर्ट का इसको लेकर? ऑब्जर्वेशन नहीं था, तो कोर्ट ने खाली डायरेक्शन दिए। ठीक है, ऑपरेटिव क्वेश्चन सुनाया हो गया। चलिए, शुक्रिया जी। सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीम। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि और बात करेंगे और काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसून जी, जो कानूनी फैसला है, अदालत ने जो फैसला दिया उस पर कानूनी जानकार राय जरूर दे रहे हैं। अजीम से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के बाद ये अरुणाचल प्रदेश का फैसला, अगर हम इसे राजनीतिक तौर पर देखें तो क्या कहेंगे आप? नहीं, सही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिए हैं और जो फैसला दिया है, उसकी जो बेस है, उसका आधार यही है कि जनता ने चुनाव के वक्त जिस राजनीतिक दल को चुना जी, और उस 5 साल की प्रक्रिया के बीच में अगर विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ऐसे में जनता की नुमाइंदगी मायने क्या रखेगी? यानी हर स्टेट में ऐसा हो सकता है जो बहुमत में है वो कल अपनी पार्टी छोड़ के उधर चले जाए। दल बदलू कानून इसीलिए बनाया गया था, रोकने के लिए 2/3 की स्थिति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इसे अब आधार बना रहा है तो शायद अब उन विधायकों के लिए जो राज्य में सत्ता में रहना चाहते हैं या उनका अपने अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, उनके लिए झटका। दूसरी बड़ी बात, जो कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही थी, या सीधे कहें तो मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रही थी कि आप राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां अपने अनुकूल परिस्थिति करने के लिए लालच देके, लोभ देके, हाउस ट्रेडिंग की बात हो रही थी।
सारी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट शायद अपने डायरेक्टिव से जो पूरा फैसला आएगा तो समझ में आएगा, लेकिन वो उसे रोकना चाहता है। और ये बहस बहुत पुरानी है कि क्या इस आधार पे कोई भी राजनीतिक सत्ता शिफ्ट हो सकती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बिना convened on 16th to remove the speaker and on 17th to pass the no confidence motion. Supreme Court has quashed all the notification of 9th December issued by the governor and also has restored status quo ante as on 15th December. That is when Naban Tuki was the chief minister. It's a great day for Indian democracy and a great slap on the BJP. Nobody ever thought that any ruling party could go to this extent to murder democracy in this country. The rule of law had been torn to shreds. Constitutional provisions were given a go-by, and it seemed as if the reign of the governor, supported by the central government, had taken over the country. Sir? The governor's role also, I'm sure, is under question now. The way he has acted at the behest of the ruling party, and we expect the ruling party not only to respect the Supreme Court judgment, restore the Congress government forthwith, but also to take appropriate action against the governor. ठीक है सर, हिंदी में जो है आप बता दें क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9th दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि द स्टेटस को, जो स्थिति 15 दिसंबर की थी, उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके आगे ये जजमेंट गवर्नर के कंडक्ट पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या गवर्नर इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बिल्कुल अनदेखी हो, रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो, और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे गर्व है। हमको अब आज फिर एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को बताया है कि इंडियन जुडिशरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, जो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है। और जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस से अपना जजमेंट का जवाब देती है। आज जरूर थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिसके लिए आज कोर्ट ने सॉरी भी बोला, और उसके बाद एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होगा। उत्तराखंड के बाद ये विल हैव टू गो टू फ्लोर टेस्ट। वो बात की बात है, पहले उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो फॉलो होगा। थैंक यू। हाँ सुनिए खनका साहब, एक चीज और है कि उत्तराखंड के बाद ये दूसरा फैसला है जिसमें कि केंद्र सरकार को झटका लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए ये हमारा इधर कर दो यार, ये दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रपति के थ्रू जो एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है अपने गवर्नर्स को की पावर्स मिसयूज करके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से डिसअप्रूव किया है। एक प्रकार से हिंदी में हम कह सकते हैं उनके चेहरे में तमाचा है, और कहीं ना कहीं एक पब्लिक के लिए सोचने का वक्त आ गया है कि क्या ये गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अच्छा अब आगे की क्या होगी प्रक्रिया? जैसे ऑर्डर आया, अब इसके बाद क्या प्रक्रिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आता है तो तुरंत वो क्रियान्वित होता है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर का ये एक दायित्व हो जाता है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी टू इमीडिएटली रोल बैक द सिचुएशन। 15 दिसंबर को जो स्थिति थी उसको रिस्टोर करें। उस दिन तुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको तुरंत चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस विल फॉलो। ठीक है, मित्तल साहब आप आइए, आप भी कुछ बता देना जल्दी से। चलिए, ये एक ऐसा जजमेंट आज हुआ है जिस तरीके से
गवर्नर्स की इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा था और जिस तरीके से उनको दुरुपयोग करके कांग्रेस की सरकारें गिराई जा रही थी, उसके लिए आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि संविधान में ये सब परमिसिबल नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आज होगा कि संविधान को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, आगे आने वाले वक्त में ये जो संविधान जो गवर्नर हैं वो कम से कम एजेंट बनकर काम नहीं करेंगे, वो संविधान को मानेंगे और उसके आधार पर ही काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया, उनसे बात कर लें। एक मिनट ठीक ठाक कर ले जल्दी से। तो अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब बहाल होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है और नबाम तुकी सरकार फिर से बहाल होगी तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे। लेकिन यहां पर ये बीजेपी को सरकार को, मोदी सरकार को दोहरा झटका है, पहले उत्तराखंड में और उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन यहां कई सारे सवाल इस फैसले के बाद खड़े होते हैं। सवाल राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी, क्योंकि कांग्रेस के वकील बार बार ये कह रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं उन्होंने दुरुपयोग किया है अपनी शक्तियों का। लेकिन अगर उन शक्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है तो वो भी देखने की बात होगा। 15 दिसंबर 2015 के फैसले के बारे में सारे फैसले निष्प्रभाव हो चुके हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार बहाल की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और फिर से कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां पर होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसी स्थिति को बरकरार रखने की बात कह दी गई है 2015 की, जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की 2015 में सिफारिश पर अपनी मोहर लगा दी थी और उसके बाद से वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था। लेकिन तभी से राजनीतिक उठापटक चल रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रसून जी, बहुत सारी बातें अब यहां पर सामने आ गई हैं। राज्यपाल की भूमिका पर भी हम आप से बात करेंगे, बीजेपी और किस तरह से मोदी सरकार को झटका लगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक शब्द का बहुत ज्यादा प्रसून जी इस्तेमाल होता है उन दलों की तरफ से जिन्हें परेशानी होती है, जैसे लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस कहेगी अगर उसकी सरकार गई राष्ट्रपति शासन लगा तो, और कहा भी था, ये उत्तराखंड में भी कहा था, ये अरुणाचल प्रदेश में भी कहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है तो वाकई कहीं ना कहीं, जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या हुआ, तो वो ज्यादा प्रासंगिक यहां पर होगा प्रसून जी। यकीनन सही जो आपने कहा, लोकतंत्र की हत्या। हमारा लोकतंत्र संविधान पर टिका है। संविधान का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पूरी व्याख्या के जरिए जो होता है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है राज्य में। लेकिन देखिए, मोदी सरकार आने के बाद 16 राज्यों में पॉलिटिशियंस भेजे गए जो एक दिन पहले तक राजनीतिक सक्रियता में थे और अगले दिन वो राज्यपाल हो गए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन, अगर चुनी हुई सरकार केंद्र में अपने एजेंट के तौर पर अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रही है तो वाकई ये एक क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है। और सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसी को बहाल करने या उसी दिशा में इंगित करने की कोशिश की है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी संविधान के मातहत कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर केंद्र सरकार कोई उनको नोट भेजती है तो वो एक बार ही लौटा सकते हैं, दूसरी बार उनको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अरुणाचल को लेकर यही हुआ। अरुणाचल देखिए राज्य छोटा है, लेकिन पहली बार मैसेज इस देश के लिए शायद बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग ये जैसे मानकर चल रहे हैं, नजमा हेपतुल्लाह कल उन्होंने इस्तीफा दिया, हो सकता है आने वाले वक्त में वह भी कहीं राज्यपाल बन जाए। अब वो राज्यपाल बन के राष्ट्रपति के नुमाइंदे के तौर पर किसी राज्य में होंगी या मोदी गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर होगी, ये एक नया सवाल उभरा है। और ये मेरे ख्याल से इसकी व्याख्या राजनीतिक तौर पर अब कहीं ज्यादा तीव्र और तीखी तौर पर होगी। और हमें प्रसून जी ये भी लगता है कि व्याख्या के साथ साथ एक गंभीर बहस की भी यहां पर जरूरत है, क्योंकि अगर अरुणाचल का ही हम दलीय स्थिति वहां के देखें तो कांग्रेस के 47 विधायक होते हैं, बीजेपी के 11 होते हैं, और उनमें से कुछ टूटकर या कुछ अलग होकर, कुछ बागी होकर एक बड़ी चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। तो आपको लगता है प्रसून जी कि अब वो वक्त आ गया है, समय आ गया है इन दो ऐतिहासिक फैसलों के बाद कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी बहस की शुरुआत होगी और राज्यपालों को बैठाए जाने, बनाए जाने और उनकी शक्तियों को लेकर भी बात होगी प्रसून जी? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं सईद, अगर पिछले दिनों देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने यह साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के काम में दखल दे रही है, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा हम दखल नहीं दे रहे हैं। जब आप फेल होते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं तो हमें फैसला देना पड़ता है। यानी मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट और सरकार टकरा भी रहे हैं।
इसलिए महत्वपूर्ण तो यह है कि सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अल्पमत की सरकार नहीं है, चुनी हुई बहुमत के साथ सरकार है। उसका रुख कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, या राज्यपाल को लेकर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इस तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लोकतंत्र को स्थापित करने, उसको लेकर क्या मान्यता है, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको नहीं लगता प्रसून जी कि अब ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है? मान लीजिए कांग्रेस की सरकार हो, इसी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार हो, और उसके राज में भी अगर इस तरह से हो कि राज्यपाल, और होता ही है प्रसून जी, हर सरकार अपने अपने राज्यपाल बैठाती है, अपने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल बना दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है उनका जो झुकाव होता है वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार और उसी की तरफ होता है, और वहीं उनके फैसले कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को प्रभावित भी करते हैं। तो सवाल ये प्रसून जी कि क्या अब वो समय आ गया है कि राज्यपालों की भूमिका और उनकी शक्तियों को लेकर भी एक गंभीर बहस होगी, और उस पर कहीं ना कुछ आगे आने वाले समय में हमें प्रसून जी देखने को मिलेगा? सईद, आप ठीक कह रही है, बहस तो होगी, लेकिन एक पक्ष यह भी समझना होगा कि राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस के दौर में याद कीजिए तो बिहार में राष्ट्रपति शासन किस रूप में लगाया गया, फिर उसे वापस लेना पड़ा, कांग्रेस के दौर की भी कई स्थितियां हैं। लेकिन सवाल यही है, हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता बहुत कुछ तय करती है, और जनता जब तय करती है तो वो चुनाव में ही नजर आता है। लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि चुनाव हर 5 बरस बाद होते हैं, उस बीच की उठापटक संविधान किस रूप में काम कर रही है, ये व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को ही करनी होगी और करती रही है। लेकिन जब केंद्र सरकार ये कहे कि आप हमारे काम में दखल देते हैं और टकराव इस हद तक नजर आता हो, तो फिर अब ये सवाल है कि अब बीजेपी क्या करेगी, मोदी गवर्नमेंट। संविधान की रक्षा हुई है, लोकतंत्र को बचाया है अदालत ने, ये पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता ने कहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अल्वी साहब, थोड़ा सा इंतजार करने के लिए क्षमा और धन्यवाद भी आपका। आप दो तरह से हम आपसे ये चीज समझना चाहेंगे अल्वी साहब, ये जीत तो आपकी है ही, वो तो आप कहेंगे ही, लेकिन क्या जो अब एक बहस शुरू होने वाली है या हो रही है राज्यपालों की भूमिका को लेकर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ भी अरुणाचल में हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत देश के लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, देश की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र शायद नहीं है, और वो हमेशा सरकार में रहेंगे, हमेशा उनके हाथों में सत्ता रहेगी। इसलिए जो नारा वो देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, वो किसी भी तरह करना चाहते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, ये उनका रवैया है। जहां तक सवाल गवर्नर्स का है, इस सरकार के अंदर गवर्नर्स केंद्रीय सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। गवर्नर का रोल ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन करे। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कि गवर्नर किस किस तरीके के बयानात दे देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि गवर्नर, लगता है आरएसएस का कोई वर्कर है। तो ये तमाम देश के अंदर केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं कि लोकतंत्र को इस देश के अंदर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश से इन्हें सबक लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट काबिले मुबारकबाद है कि उसने देश के लोकतंत्र को एक छोटा सा सवाल अल्वी साहब, और जी, क्या मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपके 21 विधायक ऐसे थे जो टूट चुके थे, जो आपकी सरकार के खिलाफ जा चुके थे, अब फिर से आपको सरकार बनाने में परेशानी नहीं होगी? तो ठीक है, सरकार तो आपकी बहाल होगी, लेकिन आपके पास बहुमत कहां से आएगा अल्वी साहब? सवाल वो नहीं है, अगर किसी के पास बहुमत नहीं है सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि गवर्नर आउट ऑफ वे जाके संविधान नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है अल्वी साहब, वो आप अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को बहाल करने का, वही स्थिति बहाल करने का आदेश दे दिया है, लेकिन आपके पास तो नंबर ही नहीं है, आपके पास तो बहुमत ही नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है, बीजेपी पूरे तोड़जोड़ में लगी रहती है, हॉर्स ट्रेडिंग करती है, पैसे का इस्तेमाल करती है। उत्तराखंड में भी आपने देखा है कि क्या हुआ है, अरुणाचल के अंदर भी इसी तरीके का काम इन लोगों ने किया है। तो ये सरकार में हमारी कितनी मेजॉरिटी होगी, ये
एक दो दिन के अंदर आपको पता बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय दल भी कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे, कह रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं राज्यपालों की नियुक्ति पर, उनके कार्यशैली पर, उनके कार्य करने के ढंग पर, तरीकों पर। लेकिन वकील क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, किस तरह से वो कांग्रेस के वकील इसकी जीत बताते हैं। लेकिन हम ये बता दें कि मोदी सरकार को ये बड़ा झटका है। उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी अब राष्ट्रपति शासन हटाकर कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश यहां पर दे दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, हम यहां दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं राहुल। वो ये कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर जो हमेशा से राजनीतिक दलों में, बुद्धिजीवियों में, विश्लेषकों में जो चर्चा होती थी राहुल, अब इस फैसले के बाद वो और ज्यादा शुरू होगी। हम इस पर भी आपकी राय जानेंगे। लेकिन आप इस फैसले को मोदी सरकार के खिलाफ कैसे देखते हैं, कांग्रेस के पक्ष में कैसे देखते हैं, राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं राहुल? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं राहुल आप? राहुल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क इस वक्त राहुल कंवल हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है। आगे हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी, राहुल कंवल और दूसरे संवाददाता अहमद अजीम अदालत से सब जुड़े हुए हैं, तमाम नेता जुड़ रहे हैं। लेकिन अब यहां जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन कांग्रेस के वकील की पहले बात सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि द स्टेटस को, जो स्थिति 15 दिसंबर की थी उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके आगे ये जजमेंट गवर्नर के कंडक्ट पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या गवर्नर इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बिल्कुल अनदेखी हो, रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो, और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे गर्व है। हमको अब आज फिर एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को बताया है कि इंडियन जुडिशरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, जो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है। और जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस से अपना जजमेंट का जवाब देती है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल होगी। यह बड़ा फैसला तो अब से कुछ देर पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए दिसंबर 2015 16 दिसंबर तक की स्थिति को बहाल करने का भी आदेश दिया है। और इस फैसले से राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस का राज होगा। लेकिन यहां उत्तराखंड के बाद यह दूसरा झटका लगा है मोदी सरकार को। लेकिन देखना यह होगा, अभी यह बहुत जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और उसके आदेश का पालन भी किया जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस के पास बहुमत बचा है? क्योंकि कांग्रेस के 21 विधायक अरुणाचल प्रदेश में टूट गए थे और वो डिप्टी स्पीकर के साथ जा मिले थे बीजेपी के विधायकों के साथ, और इसी वजह से यहां पर बीजेपी माफी मांगे। देखिए, एक खबर इस वक्त और आ गई है
ये एक और बड़ी खबर आ गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस को जब उनकी सरकार बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांग उठा दी है कि बीजेपी माफी मांगे। बीजेपी से माफी मांगने की बात भी यहां पर कांग्रेस ने कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार अरुणाचल प्रदेश में बना पाएगी, क्योंकि अभी ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का भी पालन होगा, लेकिन संवैधानिक संकट अभी पूरी तरह से क्या खत्म हो चुका है? क्या कांग्रेस के पास अपने पूरे के पूरे 47 विधायक हैं? क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएं। 15 दिसंबर को राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाया था और राष्ट्रपति शासन कैसे लगा था ये भी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने बाकी विधायकों की मदद का आरोप लगाया था। ये 21 विधायक कांग्रेस के जो वो टूट चुके थे। मुख्यमंत्री समेत 26 विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया था। बाकी 21 विधायक कांग्रेस के थे, 11 बीजेपी के थे, 2 अन्य थे। तो डिप्टी स्पीकर को विधानसभा में ये सारा उनके साथ मिलकर हुआ था। तो अध्यक्ष मामले को लेकर हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने बागी गुट पर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, यानी कि बागी गुट वहां पर हावी हो गया था और उसके पक्ष में यह फैसला आया था और अध्यक्ष की याचिका भी ठुकरा दी गई थी। हाईकोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी थी और फिर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष गए थे। ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के बीच का मामला था। तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आया है। बड़ा फैसला सुनाते हुए यहां पर कांग्रेस की सरकार को फिर से बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। राहुल, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? सईद, मेरे को आपकी आवाज जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, थोड़ी सी आवाज आपकी नहीं आ पा रही थी हम लोगों को। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत सारे सवाल यहां पर पैदा हो चुके हैं, लेकिन अगर सबसे पहला राजनीतिक तौर पर हम आपसे सवाल पूछें तो किस तरह से उत्तराखंड के बाद ये मोदी सरकार को झटका है? देखिए, जब से मोदी सरकार बनी है केंद्र में, तब से मेरे हिसाब से ये बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक झटका है, सबसे बड़ा मॉरल झटका भी है, क्योंकि एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल बना देता बीजेपी की सरकार ने, ये कहते हुए कि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, लोकल इंटेलिजेंस बता रही है कि वहां पर नवाम तुकी के रिश्तेदार NSCN-K से संपर्क में है। परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि ये दिखाया गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प था नहीं। कई महीनों का विलंब था। आज भी जज ने कहा, माफी मांगते हुए शुरू किया कि काफी टाइम लग गया यह फैसला देते देते, लेकिन आखिरकार एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे बहुत बड़ा एक मैसेज गया है। संदेश ये कि अगर आपको किसी भी राज्य में सरकार बनानी है तो बनाने का एक ही तरीका है, आप चुनाव में जीत के आए, आप अपनी वहां पे सरकार बनाइए। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, दूसरी पार्टी को तोड़ के अपनी सरकार बनाने की जो कोशिश है, ये नहीं चलेगी। सईद, आपको मालूम है कि भारत की राजनीति में एक दौर था 70 के दशक में, 80 के दशक में, जब इस तरह की चीजें अमूमन हुआ ही करती थी, लेकिन उसके बाद लगा कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई। अब लोगों में एक तरीके की मैच्योरिटी आ गई कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। 2 दफा ये हुआ। एक बार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया और उससे भी बड़ा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। जो आप पूछ रहे थे कि इसके आगे क्या होगा, देखिए, कांग्रेस आज खुश है सईद, लेकिन हकीकत यह भी है कि 30 विधायक इनके टूट के कली को पुल के साथ आ गए, जो कि नई सरकार बनाई। क्या ये 30 वापस लौटेंगे? हरीश रावत और इस केस में फर्क यह है कि हरीश रावत इंडिपेंडेंट्स की मदद से जो बागी विधायक हो रहे थे कांग्रेस के, उनको वापस अपनी तरफ लाके उन्होंने अपनी फ्लोर टेस्ट में मेजॉरिटी प्रूव कर दी। क्या नवाम तुकी भी ऐसा कर पाएंगे? लोग उनकी परफॉर्मेंस से नाराज थे, इसी वजह से 2 दर्जन से ज्यादा विधायक टूट के गए। ये भी एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। आज तो ये लोग खुश हैं, लेकिन क्या ये विधायक वापस आएंगे? क्या फ्लोर टेस्ट वो जीत पाएंगे? ये महत्वपूर्ण बात है राहुल, जो सवाल आपने उठाया है, और यही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय भी होगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है राहुल। अगर अभी हम मौजूदा स्थिति पर बात कर लें आपसे, तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इस फैसले का असर होगा, चिंतन मनन होगा, बातचीत होगी, हो सकती है? मैं आपको ये बता सकता हूं कि सरकार में आला अधिकारी, गृह मंत्रालय में बहुत ही सीनियर अफसर लगातार सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार से टच में थे कि कब ये फैसला आएगा, किस दिन। कई बेचैन रातें उनकी बीती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी थी। उन्हें एहसास था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जज साहब बार बार ओरल ऑब्जर्वेशंस में अपने बयान दे रहे थे कि ये चीज उनके खिलाफ जा सकती है। इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर ये फैसला जाता है तो सरकार की किरकिरी होगी, और बहुत बड़ी ये किरकिरी हुई है, क्योंकि आपने कैबिनेट का फैसला लिया, आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसा नहीं है, गवर्नर ने जो फैसला लिया वो गलत है। इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हमने अभी देखा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से कि उन्होंने ये गलत फैसला लिया। इससे जो सबसे बड़ा संदेश मेरे हिसाब से
गया है वो ये कि आप राज्य सरकारों से छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, बेशक आपका मिशन है, आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन करने का एक ही तरीका है, आप चुनाव जीत के आइए। इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति छोड़ दीजिए। राहुल बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? और अब तो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी माफी मांगे। आप पर आरोप अब ये लग रहे हैं सुधांशु जी कि आप अपने राज्यपालों का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद जो फैसला उसको पढ़ा नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू जो करा गया था उसको निरस्त करा गया है, जो ये कहे कि जो 15 तारीख का फैसला था वो गलत था, इसलिए उसके बाद के सारे फैसले निरस्त करे जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, इस फैसले में कुछ नहीं कहा गया है। तो राहुल जो ये कह रहे थे गलत कह रहे थे। अच्छा, प्रश्न ये है कि एक नई परिभाषा कानून में जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसकी जो अथॉरिटी उसके बारे में दी गई है। ठीक है, परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको देखा जाएगा और उसके साथ अगर उसके अंदर रिव्यू होनी होगी होगी। लेकिन तो जवाब दिए उससे कई प्रश्न खड़े हो गए। प्रश्न ये है कि आज ये कहते हैं कि 15 दिसंबर की जो स्थिति थी वो बहाल करी जाती है। आज की स्थिति में उनके पास सिर्फ 16 एमएलए हैं, नाबम तुकी के पास 60 का हाउस है। तो क्या कोई सरकार जिसके पास सदन में बहुमत नहीं है वो सरकार चल सकती है कि नहीं चल सकती? इस पे जो है कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, तो फिर एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी गई। मुझे लगता था कि जब फैसला दिया जा रहा है तो सारी स्थितियों के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखी हुई थी। ठीक है, तो लेकिन चीजों की भी फैसला होना चाहिए। सुधांशु जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए परेशानी की बात तो है ही? उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, वहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, अरुणाचल प्रदेश में अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया। राज्यपाल की भूमिका, उनकी शक्तियों पर तो हम आपसे फिर भी बात कर लेंगे। सुधांशु जी, देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में एक ही जो है वो मापदंड है, वो है कि किसकी सदन में किसके पास बहुमत है। जो हमारा संविधान कहता है और जो प्रजातंत्र कहता है, प्रजातंत्र ये कहता है कि सदन के अंदर बहुमत जो है जिसका है उसी को प्रदेश के अंदर राज करता है। ये टचस्टोन ये उत्तराखंड में भी कहा गया था। अब बहुमत को आप स्पीकर के पद का दुरुपयोग करके कम करने की कोशिश जैसे अरुणाचल में हुई कि 14 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दो, हाउस की स्ट्रेंथ कम कर दो और सरकार बचा दो। वो ऑलरेडी जो है लेकिन सुधांशु जी सवाल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही तो सवाल है, यही तो आरोप जो बात अभी इस वक्त आप कह रहे हैं, यही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही है कि हमारी चुनी हुई सरकार आती है, बीजेपी जोड़ तोड़ करके हमारे विधायकों को तोड़कर हमारी सरकार गिराने की साजिश कर रही है। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्पीकर के पद का दुरुपयोग करके जो सदस्यता निरस्त करी गई है, ये किसने करा है? ये भाजपा ने करा है, कांग्रेस ने करा है। और देखिए, अरुणाचल का भी परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए। अरुणाचल में जो 14 एमएलए की सदस्यता को निरस्त करा गया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसने कहा कि ये जो था स्पीकर का फैसला जो था असंवैधानिक था और इसीलिए 60 का हाउस रह गया है। इन्होंने जो अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि हाउस की स्ट्रेंथ को 60 की जगह जो है 44 कर दी है और हम जो है अपनी सरकार बचा लेंगे। जोड़ तोड़ का हम पे इल्जाम लगाने वाले ये तो सोचे कि कानून की कैसे उन्होंने और संविधान की कैसे धज्जी उड़ाई थी। ठीक है, और कानून में और कोर्ट ने उस चीज की स्थिति को बहाल करा था। ठीक है सुधांशु जी, जाने वाली है कि भाई 16 जनों के साथ आप जो है सरकार कैसे बनाएंगे? अच्छा सुधांशु जी, तो ये स्थिति तो आप पर लागू होती है अरुणाचल में कि आप 11 के साथ सरकार कैसे बनाएंगे। खैर सुधांशु जी, एक वरिष्ठ राजनेता होने के नाते, एक रूलिंग पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। सुधांशु जी, आपसे निवेदन है कि कुछ देर रुक जाइए आप हमारे साथ। सुधांशु जी, हम अरविंद केजरीवाल पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाह रहे थे, उनकी बात हम सुनाकर आपसे बात करेंगे। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं सुधांशु जी कि ये एक जो उपराज्यपाल राज्यपाल की भूमिका को लेकर एक राजनीतिक तौर पर बहस शुरू हो चुकी है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को भी इस पर विचार करने की अब जरूरत महसूस होगी? जी सर, 1 मिनट बात करना पड़ेगा। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो जी, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं सुधांशु जी? आप अब सुन पा रहा हूँ।
यही आरोप सुधांशु जी आप पर लग रहा है। आपने जिस तरह से कहा कि चुनी हुई सरकार आती है, उसके नुमाइंदे नहीं होते हैं, उसके विधायक टूट जाते हैं, वो अल्पमत में आ जाती है, फिर उसको सरकार में रहने का किस तरह का अधिकार है, कांग्रेस के बारे में आपने ये बात कही। और यही एक महत्वपूर्ण सवाल आज उठ रहा है सुधांशु जी कि क्या चुनी हुई लोकतंत्र की तो तानाशाही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की, और ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली की सरकार को भी चलने दिया जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। सुधांशु जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अब सवाल पूछने की जरूरत बची नहीं है सुधांशु जी। नहीं, वैसे मैं एक प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। जरूर जरूर। केजरीवाल जी ने जो कहा, एक कहावत सुनते थे कि बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न 3 में न 13 में सबसे गैर संवैधानिक कार्य खुद करते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा। इनका मुख्य सचिव जो है इनका खुद का, वो जेल में भ्रष्टाचार के लिए है। सुधांशु जी हम डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, हम छोड़िए ये छोड़िए, हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुख्य मुद्दा स्पष्ट है। देखिए, आपको दोनों मतलब अरुणाचल का परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। आपने कहा कि सपा इसमें सरकारें तोड़ना चाहती है। अगर हमने करा होता तो आज तक इनका विलय हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में क्यों हो गया? ये तो पीपीए में गए थे, क्यों नहीं बीजेपी में आ गए? उसका कारण अलग है। ये लोग कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस में तानाशाही चल रही थी, जो राजशाही चल रही थी, ये 6 महीने दिल्ली के अंदर बैठे रहे और राहुल गांधी ने इनको मिलने का समय नहीं दिया। वहां के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश एमएलए में, वो जाके अपनी बात हाईकमान कल्चर जो है उनको बता रहे, कोई मिलने को तैयार नहीं। जब 6 महीने में राहुल गांधी इनको मिलते नहीं है, तो उस आक्रोश से अगर ये लोग अलग होते हैं तो उसका जो है खमियाजा भाजपा भुगतेगी क्या, या उसमें हम कटघरे में खड़े होंगे क्या? ये तो अजीब विडंबना है। अरे गुनाह करिए आपके अपने एमएलओ के साथ आप दुराचार करिए, तो आपका आचरण जो है उनके लिए बहुत शून्य होगा, और उसके बाद जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। वो अलग होते हैं तब हमारे में नहीं आते, वो अलग होकर पीपीए में जाते हैं। सरकार में आज इनके पास अगर इतना ही होता तो 16 आदमी क्यों बचे? इनके पास तो 47 थे। यही तो हो रहा है। देखिए, ये अब राज्यपाल की भूमिका को लेकर यहाँ पर सुधांशु जी आप थोड़ी सी अपनी राय रख दीजिए। भाई एक राज्यपाल आता है, वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होता है, उस राज्यपाल को क्या इस तरह की गतिविधियां, विधायकों का टूटना फूटना, दूसरी पार्टियों से जुड़ना, इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या लोकतंत्र बचा रहे या चुनी हुई सरकार अच्छी तरह से काम कर सके उस पर काम करना चाहिए? क्योंकि इन 2 फैसलों के बाद सुधांशु जी अब ये बहस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ इस बहस को और खुल के होनी चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पे प्रजातंत्र चलेगा या तानाशाही चलेगी। एक मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ दुराचरण करे, एक भ्रष्ट सरकार चलाए, और उसके खिलाफ अगर विधायक हो जाए तो कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी? अगर सुनवाई होगी तो आप कहेंगे साहब ये तो खरीद फरोख्त हो रही है। अरे जहाँ पे उत्तराखंड की बात ही करते हैं, एक मुख्यमंत्री कैमरे पे खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन फिर सवाल ये है यहाँ पर सुधांशु जी कि कार्यपालिका या न्यायपालिका, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। उत्तराखंड में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, यहाँ भी दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक और चीज समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सुधांशु जी हमारे साथी राहुल भी हमारे साथ हैं, राहुल गवल, वो भी। राहुल पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप सुधांशु जी? सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि सुधांशु मित्तल वो शख्स हैं जिनका अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने में अहम योगदान था। कई सारे जो बागी विधायक थे इनसे लगातार संपर्क में थे, और इन्होंने बिहाइंड द सीन्स काफी काम किया, जिसके बाद एक नई बीजेपी सपोर्टेड सरकार अरुणाचल प्रदेश में बनी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि अरुणाचल में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर से नाखुश थे, ये बात एकदम जगजाहिर है। बड़ा सवाल यहाँ पर सैद्धांतिक सवाल है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने ये तय किया, कैबिनेट ने फैसला दिया कि वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन को उन्होंने मंजूरी दी। उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। ये एक बहुत बड़ा मॉरल झटका है, आपको ये मानना होगा। कांग्रेस की परेशानियां हैं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन आपका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, और ये कहीं ना कहीं जब से मोदी सरकार बनी है तब से अब तक का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ा झटका है। आप ये मानते हैं कि नहीं? राहुल, आपने फिर नहीं समझा। वो फैसला इसलिए निरस्त करा गया क्योंकि राज्यपाल का जो फैसला था सेशन को प्रीपोन करने का, उसको निरस्त करा है। तो उसको निरस्त करने के बाद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजंस हैव बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड।
देखिए, आप इस वक्त टेक्निकलिटी पे हैं, आप बात कर रहे हैं एक महज टेक्निकलिटी की। जनता के सामने सवाल क्या है, आपके सामने मॉरल सवाल क्या था कि क्या बीजेपी को वहां पर कांग्रेस की सरकार गिनाने की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या बागी विधायकों से टाई अप करके अपनी सरकार बनानी चाहिए? आपके सामने मॉरल सवाल यह था। उस मॉरल सवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और आप चाहे जो मर्जी कहिए, जनता की निगाहों में जो आपकी केंद्र सरकार का फैसला था वो खारिज हो गया है। तो केंद्र सरकार का फैसला नहीं था। पहली बात, राज्यपाल ने जो निर्देश दिया था वो केंद्र सरकार ने निर्देश नहीं दिया था। पहली बात एक समझ सर, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी, उसके बाद राष्ट्रपति ने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया। ये तो हकीकत है, सरकार की प्रक्रिया तो इसी तरीके से चलती है। वो नहीं ऐसा होता। आप फैक्ट को क्यों नहीं रखते हैं? आप तो इतने होशियार जर्नलिस्ट हैं, आपको सारी चीजें पता है। राज्यपाल का फैसला उसको पहले प्रीपोन करने का, इसमें केंद्र सरकार की कहीं इजाजत और कहीं उनका निर्देश नहीं होता है। जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसमें केंद्र सरकार की भूमिका है, लेकिन वो शासन इसलिए निरस्त करा गया क्योंकि गवर्नर का जो पहले का फैसला था उसको निरस्त करा गया। तो दोनों अलग। राहुल, हम दोनों आप मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है, राज्यपाल के फैसलों को खत्म करके फिर से वही स्थिति बरकरार कर दी गई है। राहुल कंवल हमारे सहयोगी और सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू राहुल। सुधांशु जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो एक टेक्निकलिटी की है। जनता के सामने जो बड़ा सवाल है कि सरकार ने गवर्नर की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को मानते हुए यह तय किया कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपने अपनी पार्टी के समर्थन से वहां पर एक सरकार बनाई। उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। आपको कहीं ना कहीं यह मानना ही पड़ेगा कि आपका जो फैसला था उसको रिजेक्ट किया है देश के उच्चतम न्यायालय ने। जी, इस सारी चीज को जो है ना सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अगर हमें इसमें हर चीज में राजनीतिक दृष्टिकोण देना होगा तो अलग बात हो जाएगी। पहली बात, आपने कहा कि मेरी भूमिका थी, मेरी भैया कोई भूमिका नहीं थी, मैं इसको देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि एक बेसिक प्रश्न उठा था कि क्या गवर्नर की ये अथॉरिटी है टू प्रीपोन द सेशन और नॉट। ये मूल प्रश्न था और उसमें उन्होंने कहा नहीं, गवर्नर के पास सेशन को प्रीपोन करने का राइट नहीं है। और उसके सर, गवर्नर कौन है? गवर्नर एक सरकार का अपॉइंटी है। गवर्नर वो शख्स है जिस पे आरोप लग रहा है कांग्रेस द्वारा कि वो आपकी शह पर आपका काम कर रहा है। स्पीकर कौन है? स्पीकर कांग्रेस का एक नेता है। स्पीकर नबाम तुकी के साथ काम करने वाला एक नेता है। तो लाजमी तौर पे इसमें राजनीति है। आप कह रहे हैं राजनीति को परे कीजिए, ये एक राजनीतिक फैसला है, इसमें राजनीति को परे कैसे किया जा सकता है? नहीं, राजनीति को ना परे करिए, लेकिन उसमें वो राजनीति ढूंढना जो है नहीं, वो तो ठीक नहीं चलेगा ना। प्रश्न ये है कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शित होके बगावत करें तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा पे कैसे आ जाती है? आप नहीं, पर कहीं ना कहीं आप मानेंगे सुधांशु जी कि आज कोर्ट ने आपको यह संदेश दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे स्थिति खराब है, कांग्रेस अच्छे से नहीं कर पा रही, विधायक बागी हो रहे हैं, तो आप जाइए वहां पे, जब चुनाव हो आप जीत के आइए, असम में आपकी सरकार बने, अरुणाचल में भी बना लीजिए। लेकिन ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है कि बिहाइंड द सीन्स आप लोग उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपको मंत्री बना देंगे, उनसे हाथ मिला के सरकार बनाने। सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको ये मैसेज दिया है कि ये आप ना कीजिए। राहुल, हम आपको दोबारा, सुधांशु जी आपसे निवेदन है कि बने रहिए क्योंकि राहुल भी हमारे साथ हैं। तो हम एक बार फिर से राहुल कंवल के पास आपको लिए चलते हैं। राहुल, सीपी जोशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, कहीं ना कहीं सीपी जोशी साहब, बीजेपी का बचाव यह है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। उन्होंने तो एक टेक्निकलिटी पे कहा कि जो गवर्नर का फैसला था कि असेंबली के सेशन को प्रीपोन किया जाए, एडवांस किया जाए, वो गलत है। तो बीजेपी का कहना है कि इसमें मोदी सरकार को तमाचा या मोदी सरकार को झटका, ऐसा नहीं है। ये तो गवर्नर के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटी पे खारिज कर दिया है। बीजेपी के इस बचाव को आप किस तरीके से देखते हैं जोशी साहब? जी, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता? हु इज द अपॉइंटेड ऑफ द हु अपॉइंट्स गवर्नर? The Arunachal governor is appointed by the Council of Ministers headed by BJP Prime Minister Narendra Modi जी। How के वो कैसे कह सकते हैं इसमें ऊपर को रिफ्लेक्शन नहीं है? सुधांशु मित्तल जी, आप हैं हमारे साथ अभी भी? जोशी जी एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनको इतना पता होना चाहिए द गवर्नर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीपी जोशी जी, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर आप ये ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इट इज एन एसीसी अपॉइंटमेंट, इट इज नॉट एन अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कम से कम सही सत्य बयान करिए।
आप सरकार में नहीं रहे हैं, खाली पार्टी की आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन नहीं, इट इज नॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम अब आप बात करिए, ये इंटरप्रेट करने के कारण अरे छोड़िए ना, ये प्रश्न ये है कि आपके यहाँ विद्रोह क्यों हुआ था? दैट इज योर होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किस पर करते हैं? इस पार्टी की सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नहीं कोई रोल होता, क्यों बहस कर रहे हैं? अरे सुधांशु जी, जो बात आप नहीं देख रहे, आप एकदम टेक्निकलिटी पकड़ रहे हैं। आप होशियार प्रवक्ता हैं, इसलिए आप टेक्निकलिटी पकड़ते हैं। आप ये नहीं देखते कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। गवर्नर आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, देश की जनता जानती है कि गवर्नर अपॉइंट करती है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार अमूमन अपने ही लोगों को अपॉइंट करती है। अब आप किसी कांग्रेस की विचारधारा के आदमी को तो अपॉइंट करेंगे नहीं। वो आपकी ये बात भी सही है कि टेक्निकली ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत में गवर्नर के ज्यादातर फैसले वो होते हैं जो कि केंद्र की सरकार उस वक्त की चाहती है। तो गवर्नर ने अगर असेंबली सेशन को प्रीपोन किया और उस फैसले को अगर खारिज हुआ, तो कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। आप इतनी छोटी सी बात को मान कैसे नहीं सकते हैं? देखिए, मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया कि गवर्नर की पावर्स क्या है। आज तक गवर्नर की पावर्स के एक इंटरप्रिटेशन थी। आज उन्होंने उन पावर्स को इंटरप्रेट करके कहा कि गवर्नर के पास सेशन को प्रीपोन करने का राइट नहीं है। ठीक है, इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर, इट शैल बी फॉलोड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर्स को बार बार रीडिफाइन करा जा रहा है। दे हैव रीडिफाइंड द पावर। ठीक है, सीपी जोशी जी, मुझे ये बताएं कि आपके 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बागी हुए, नबम तुकी की सरकार को छोड़ के कलीको पुल के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। क्या गारंटी है कि ये 2 दर्जन विधायक से ज्यादा आपके पास वापस आ जाएंगे कि आपको जो आंकड़ा चाहिए मेजॉरिटी का वो आप साबित कर पाएंगे विधानसभा में? ये इशू राहुल जी, बात का पहला इशू सिंपल ये है कि एक बार रेस्टोरेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है। कांग्रेस के जो उस समय की स्थिति थी, कांग्रेस के जितने एमएलए थे वो कांग्रेस के साथ थे। सुधांशु मित्तल जी और इनके मित्र उन्होंने करवाया प्रीपोन करके स्पीकर। नहीं, आपकी बात सही है सीपी जोशी जी, ये बात सही है। हम लोग ये कह रहे हैं कि झटका है, लेकिन आप अगला सवाल तो ये है ना। चलिए, मुबारक हो आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि बागी विधायक वापस आएंगे कि नहीं? राहुल जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। सुधांशु मित्तल जी को ये मालूम है, अभी प्रेसिडेंट अमित शाह जी ने 30 जून तक बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला था। 30 जून तक वहाँ पर दोनों लोगों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। आज अमित शाह जी गुवाहाटी में मीटिंग कर रहे हैं, वो एमएलए को वहाँ बुलाया गया। दे आर नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी, दे आर अवेयर अबाउट इट। So they have manipulated their formation of government. जोशी जी, आप सवाल, जैसे सुधांशु जी सवाल घुमा रहे थे, आप भी सवाल घुमा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 दर्जन से आपके विधायक ज्यादा बागी हो चुके हैं, वो इस वक्त बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। आपके पास क्या गारंटी है कि ये लोग वापस आएंगे? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या आपको मालूम है कि ये लोग वापस आने वाले हैं कि नहीं? राहुल जी, हमारे पास ये है कि बीजेपी की पूरी ताकत लगने के बाद भी 30 जून तक अरुणाचल के उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। सर, 2 अलग सवाल है ना, आप घुमा रहे हैं सवाल को। 2 अलग सवाल है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की कि नहीं, वो अलग बात है। क्या वो बीजेपी के समर्थन से वहां पे सरकार चला रहे हैं कि नहीं, ये अलग सवाल है। वो बीजेपी के समर्थन से इस वक्त सरकार चला रहे थे आज सुबह 11 बजे तक, तो क्या वो वापिस आएंगे नबाम तुकी की सरकार में या नहीं, या ये कुछ दिन की राहत है आपके लिए? सुधांशु मित्तल जी को मालूम है कि वो जो चीफ मिनिस्टर है वो कोर्ट से इससे लेके कांग्रेस के मेंबर के रूप में वहाँ पर वो गए थे। उनको ये सब जानकारी है। उनकी पूरी सरकार की ताकत लगने के बाद भी अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है वहाँ पर लोगों ने। इसलिए आप जो देख बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद कि मुख्यमंत्री जी को सारा चार्ज मिलेगा, कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो बैठकर कांग्रेस की जो समस्या है उसका निदान करेंगे। क्या कलीको पुल वापस आएंगे? देखिए, क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठा रही है, 1 सेकंड, ये पूरा क्राइसिस कैसे पैदा हुआ? ये क्राइसिस पैदा हुआ जब नबाम तुकी के परफॉर्मेंस से आपके खुद के विधायक परेशान थे। चलिए, बीजेपी ने उनको ऑफर दिया कि आप आ जाइए, हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन अगर ये आइडियोलॉजिकली कमिटेड कांग्रेस के कार्यकर्ता होते, आपके विधायक होते, तो आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों जाते? आपकी पार्टी टूट रही है, ये खुद में भी तो एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न है कि नहीं? ये हमारी पार्टी टूट नहीं रही है। नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस बनाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था करके अपनी जगह बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल होता। और कॉन्स्टिट्यूशन रेस्टोर होने के बाद आप देखेंगे तो उस इलाके में बीजेपी का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस का कोई झगड़ा होगा तो भी आपस में बैठ के कांग्रेस के जो विधायक हैं और वो बैठ के फैसला करेंगे और कांग्रेस की सरकार से निगरान बनेगी। चलिए, सीपी जोशी साहब जुड़े आप हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद। सुधांशु मित्तल, आखिरी में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं
क्या कम से कम बीजेपी सरकार को अब ये संदेश गया है कि इस तरीके से पहले आपने अरुणाचल में कोशिश की, उत्तराखंड में कोशिश की, उत्तराखंड का फैसला पहले आया, जज साहब ने कहा कि इस तरह की चीज ना कीजिए, तो कम से कम अब 2019 तक किसी राज्य सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बैकडोर से बनाने की कोशिश अब बीजेपी नहीं करेगी, क्या ये माना जा सकता है? पहले भी नहीं करी, ये इनकी खुद की नाकामियों का दोष और हम पे ना बढ़िए कृपा करके। और जहां तक अरुणाचल का सवाल है, अभी इसमें आखिरी नहीं रहा गया है, क्योंकि अभी भी नाबम तुकी के पास कांग्रेस से सिर्फ 16 एमएलए हैं और कोई सरकार बिना बहुमत के कैसे रहेगी? संविधान में तो बहुमत सर वो राजनीतिक सवाल है, सैद्धांतिक सवाल है कि क्या आपका फैसला सही था या नहीं। नहीं नहीं राहुल, आप राजनीति राहुल, और सिद्धांत को मत जोड़िए। सैद्धांतिक तौर पे आपके फैसले को रिजेक्ट कर दिया गया।